नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 11वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर, अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर रीड aloud half of the text and then ask learner in group to write their own endings. What type of activity is this? यानी कि एक अध्यापक जो है वो तेज से उच्च स्वर में किसी लेख के आधे भाग को पढ़ते हैं और शिक्षार्थियों से जो कि ग्रुप में बटे हुए हैं उनसे कहा जाता है कि आप इनका एंडिंग लिखिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? तो देखिए, बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर उसकी एंडिंग लिख रहे होंगे, क्योंकि कहानी का आधा भाग ही बताया गया है। अब प्रत्येक बच्चे जब ग्रुप में बटे होंगे, 4-4, 5-5 के ग्रुप में बटे होंगे, तो ग्रुप में डिस्कशन करके वो अपने अनुभव के आधार पर उसका एंडिंग तय कर रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, अनुभवात्मक एक्टिविटी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, Which of the following might be the best strategy for developing vocabulary among the students? यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से बच्चों में शब्दावलियों के ज्ञान को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। मेकिंग सेंटेंस फॉर ऑल न्यू वर्ड्स, यानी कि प्रत्येक नए शब्दों के लिए वाक्य बना करके। तो बच्चे के लिए जो शब्द नया है जिसके बारे में बच्चा जान नहीं रहा है, तो उसके बारे में वाक्य प्रयोग कैसे कर पाएगा बिना उसका अर्थ जाने? तो यह भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कंसल्टिंग द डिक्शनरी फॉर एवरी न्यू वर्ड। मान लीजिए बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा है और नया शब्द उसको मिला, नया शब्द उसने सुना, तो क्या वो दौड़ करके भाग करके डिक्शनरी में खोजने जाएगा? नहीं जाएगा। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। मेमोराइजिंग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। मेमोराइजिंग मतलब कि रटना, याद करने के सेंस में, तो कभी भी रटना याद करना हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, गेसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो भी नया शब्द आ रहा है उसका दिए गए कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ हो सकता है उसका अनुमान लगाने के सेंस में। जैसे क्या होता है कि कई बार हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे नए वर्ड्स हमको सुनने में के लिए मिलते हैं, लेकिन हम दौड़ के भाग करके डिक्शनरी में उसका अर्थ खोजने नहीं जाते हैं, बल्कि जो बंदा हमसे बोल रहा है, जो बंदा वक्ता है, उसके किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातचीत चल रही है, उससे अर्थ निकालते हुए उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, ये हम लोग अनुमान लगा रहे होते हैं। या फिर जब भी हम कोई लिखा हुआ चीज़ भी पढ़ रहे होते हैं, तो मान लीजिए पूरा लेख का थीम हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक आध वर्ड्स के मीनिंग हमें नहीं पता है, तो उसका हम लोग मोटा मोटी अंदाजा लगा रहे होते हैं, गेस कर रहे होते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो यही विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मल्टीलिंगुअलिज्म मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट। यानी कि एनसीएफ 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसे हिंदी में बहुभाषिकता कहते हैं, इसको एक संसाधन के तौर पर देखता है। क्यों? ध्यान से समझिएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे अपने प्रारंभिक वर्षों में, यानी कि जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाएगा, तो अपनी मातृभाषा से शुरू करके विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएगा। इसके फायदा क्या होता है? देखिए, हो सकता है कि जब विद्यालय में पहली बार बच्चा एंट्री ले, तो हो सकता है उसको केवल भोजपुरी लैंग्वेज आ रही हो और विद्यालय की औपचारिक भाषा मान लीजिए हिंदी है, तो उस कंडीशन में अगर बच्चे को प्रेशराइज किया जाएगा हिंदी में कम्युनिकेट करने के लिए, तो बच्चा असहज महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो जब बच्चे को मौका दिया जाएगा उसके मदर टंग यानी भोजपुरी में ही कम्युनिकेट करने के संदर्भ में, तो बच्चा सहज महसूस करेगा और अपने आप को सिक्योर और एक तरीके से एक्सेप्टेड महसूस करेगा कि हाँ, मेरी भी सहभागिता है इस कक्षा में। इसी वजह से मल्टीलिंगुअलिज्म को एक संसाधन के तौर पर देखा जाता है। चलिए इसी को आधार मानते हुए विकल्पों का चयन करेंगे। पहला दिया गया है, चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेज। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मान लीजिए कक्षा में अलग अलग राज्य से आए हुए बालक है, कोई पंजाब से आया होगा तो उसकी मदर टंग पंजाबी होगी, कोई उड़ीसा से आया होगा तो उसकी मदर टंग उड़िया हो गई, कोई साउथ से होगा तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का बालक होगा तो उसकी मदर टंग हिंदी हो सकती है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक बालक या फिर एक टीचर इतनी ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाओं को सीख पाए या फिर लैंग्वेज को सीख पाए? नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो
मल्टीलिंगुअलिज्म ये कभी नहीं कहता कि आपको बहुत सारी भाषाएं सीखना है, ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, टीचर कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेज, यहाँ पर टीचर की बात हो रही है। देखिए जहाँ जो भी विकल्प टीचर की बात करें वो विकल्प पहले ही काट दीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक की बात होनी चाहिए, बालक केंद्र में है। शिक्षक के बारे में शिक्षा के लिए क्या आसान है क्या मुश्किल है, ये एक तरीके से सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले बालक पर फोकस करना है, बालक केंद्र में होने की वजह से। ये विकल्प टीचर की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड विथ मेनी लैंग्वेजेज, तो बच्चों को कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत सारी भाषाओं के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं है, बल्कि उनको सहज महसूस कराने के लिए कि बच्चे का जो भी मदर टंग है, बच्चा उसी मदर टंग में अपने आप को एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन के लिए नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। अब सिक्योर कैसे फील करेगा? सिक्योर तब फील करेगा जब बच्चे को यह लगेगा कि मुझे मेरी भाषा में बोलने का मौका दिया जा रहा है, भले ही उसको हिंदी ना आती हो, इंग्लिश ना आती हो, लेकिन फिर भी वो सिक्योर फील कर रहा है कि हाँ मैं अपनी बात दमदारी से रख सकता हूं भोजपुरी लैंग्वेज में ही। और एक्सेप्टेड कैसे हुआ? जब कक्षा में उसको मौका दिया जाएगा कि हाँ आप अपनी भाषा में अपनी बात को रखिए, तो कक्षा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और इस भावना से उसके अंदर एक्सेप्टेंस की भावना आएगी कि हाँ कक्षा में मुझे स्वीकार किया जा रहा है। तो यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन क्लासरूम बिकॉज इट, यानी कि कहानी कथन कक्षा में अधिकांशतः बार बार प्रयोग किया जाता है, कक्षा में ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, कहानी के माध्यम से बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में ही व्याकरण और अन्य चीज़ों को पढ़ाया जाना है, यानी कि जो संपूर्ण लैंग्वेज है, क्योंकि भाषा केवल कम्युनिकेट करने के बाद बच्चे को व्याकरण भी सिखाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा को सीख रहा होता है। ठीक है, ये हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा को ध्यान में रख करके ही हमें उत्तर ढूंढना होता है। तो यहाँ पर जब बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है औपचारिक तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा और व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा होगा। तो कहानी के माध्यम से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से ही बच्चे को व्याकरण के नियम बताए जाते हैं। अलग से उसको टेंस नहीं पढ़ाया जाएगा, अलग से उसको वर्ब नहीं पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे जब कहानी सुन रहे होंगे, जैसे कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था, तो ये बच्चों को बताया जा सकता है कि ये घटना घटित हो चुकी है, और जो घटना घटित हो चुकी होती है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, कॉन्टेक्स्ट में ही, यानी कहानी कथन के माध्यम से ही। इसके बाद से बच्चे को क्रिया और अन्य जो भी वर्ब एक तरीके से ग्रामर के पार्ट होते हैं सब कॉन्टेक्स्ट में ही बताया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि कहानी कथन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी भाषा को प्रेजेंट करता है। पूरी भाषा में क्या आ जाएगा? आपका कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका ग्रामर का भी पार्ट आएगा। इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लैंग्वेज एक्वसिजन मीन्स, एक्वसिजन का मतलब होता है अर्जन, भाषा अर्जन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन क्या होता है? जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन परिवार के सदस्यों के संपर्क में आने की वजह से और माता पिता के संपर्क में आने की वजह से वह उनके द्वारा बोली जा रही भाषा के छोटे छोटे वर्णों का अनुकरण करते करते उन्हीं भाषा को एडॉप्ट कर लेता है, अर्जित कर लेता है। यानी कि बिना व्याकरण के नियमों के और बिना सचेत मन से वो चीज़ों को हूबहू बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते करते, अनुकरण करते करते वो उस भाषा को बोलना सीख जाता है, यानी भाषा को अर्जित कर लेता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, लर्निंग अबाउट अ लैंग्वेज। देखिए लर्निंग जो होता है वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत होता है, औपचारिक विधि से जब बच्चा विद्यालय में जाता है। यहां पर प्रश्न हमसे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पूछा गया था, तो लर्निंग यहां पर नहीं होगा। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी भाषा के सीखने के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो बच्चा औपचारिक तरीके से भाषा को नहीं सीख रहा होता है, माता पिता और परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषाओं को वो हूबहू अनुकरण करता है, इसलिए अधिगम नहीं होगा। तीसरा देखिए, लर्निंग अ लैंग्वेज कॉन्शियसली इन फॉर्मल सेटिंग। फॉर्मल सेटिंग यानी औपचारिक तरीके से कहा जा रहा है। औपचारिक जहां पर भी बात आएगी वो विद्यालय में बात आएगी। विद्यालय का जो पढ़ाने का तरीका होता है, विद्यालय में जो अधिगम होता है वो औपचारिक होता है। तो देखिए बच्चा जब परिवार में जन्म लिया तो क्या वो जन्म लेते लेते विद्यालय भेज दिया जाता है उसको मदर टंग सीखने के लिए? नहीं, वो अपने माता पिता के द्वारा बोली जा रही भाषा का हूबहू अनुकरण करके मदर टंग को बोलना सीखता है। तो फॉर्मल नहीं होगा, इनफॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। पहला देखिए, लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। तो क्या माता पिता के द्वारा मदर टंग के ग्रामर को बताया जाता है? नहीं बताया जाता। तो जहां पर भी ग्रामर की बात आ जाएगी वहां पर एक्विजिशन नहीं होगा, वहां पर लर्निंग होगा, लैंग्वेज लर्निंग होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है, लर्निंग अ लैंग्वेज
अनकॉन्शियसली मतलब कि अचेतन मन से इनफॉर्मल सेटिंग, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तरीके से यानी कि परिवार के सदस्यों में लोग आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे उन्हीं को देख रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और बच्चा उसको देख रहा होता है, और जिस प्रकार से वो मुंह चला रहे होते हैं, मतलब बच्चे को तो समझ में आता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो देख रहा होता है कि उनके होठ हिल रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी अपना होठ हिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल सेटिंग है जिसमें कोई भी व्याकरण के नियमों को बच्चों को नहीं बताया जा रहा है, बावजूद इसके वह लोगों का अनुकरण करते करते सीख जाता है, और कोई सचेत मन से नहीं कर रहा है, अचेतन मन से करता है, इस वजह से अनकॉन्शियसली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्न यूजिंग अ डिक्शनरी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा डिक्शनरी का प्रयोग करते हुए नहीं सीखा जा सकता। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करना है। तो निश्चित तौर पर जो डिक्शनरी होती है उसमें उच्चारण भी लिखा रहता है कि किस प्रकार से आपको प्रोनाउंसिएट करना है, तो ये तो सीखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया था कि कौन सा नहीं सीखा जा सकता। दूसरा देखिए, इंप्रूविंग वोकैबुलरी, यानी शब्दावली बढ़ाने के संदर्भ में जाहिर सी बात है जब डिक्शनरी का आप प्रयोग करेंगे तो नए नए शब्दों के बारे में आप जानेंगे, तो ये इसको भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इंप्रूविंग स्पेलिंग बिल्कुल सही बात है, डिक्शनरी में देख करके हम सही स्पेलिंग के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इंप्रूविंग हैंड राइटिंग, तो डिक्शनरी का प्रयोग करके आप अपने हैंड राइटिंग को इंप्रूव नहीं कर सकते, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं सीखा जा सकता डिक्शनरी के प्रयोग से, तो हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट नहीं सीखा जा सकता, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एज अ मेथड डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द बेसिक ऑफ लर्निंग, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड में जो बच्चों की समझ होती है वो किस पर आधारित होती है। ध्यान से समझिएगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, बच्चे को प्राइमरी स्तर पर जो कुछ भी बताया जाता है वो गतिविधि के माध्यम से बताया जाता है। जैसे बच्चे को अगर कविता भी बताई जा रही है तो टीचर उसको अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए एक कविता है, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब मैं मोटा हाथी शब्द बोलूंगा, तो मोटा मैं जब बोल रहा हूँ एज ए टीचर, तो अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए मोटापे का इशारा कर रहा हूँ, और जब मैं हाथी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बच्चों को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें बच्चा विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार, विभिन्न प्रकार के शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा हो सकता है। कोई बच्चा हो सकता है सुन ना रहा हो, श्रवण बाधित हो, कोई बच्चा दृष्टि बाधित हो जो देख ना रहा हो, कोई बच्चा मुख बधिर है जो कि बोल नहीं सकता। तो इन सबको हम अगर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके चीज़ों को बताएंगे तो बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं सकता, तो जो मैं बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि मोटापा दिखाने के लिए हाथों को फैलाना, सूंड दिखाने के लिए हाथ को नाक से सटाना, तो इन सभी चीज़ों से बच्चे को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि टीचर किस मुद्दे पर बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, किस टॉपिक पर बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समावेशी कक्षा में सबको एक तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में मदद करता है। तो ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि जो एज ए टीचर हम लोग बोल रहे हैं उसका बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, अपने हाथों पैरों से, अपने बॉडी के विभिन्न पार्ट से, अपने जेस्चर से, अपने भाव भंगिमा से उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करना ही टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो हमसे पूछा गया था कि ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड जो है इसमें बच्चों की जो समझ होती है वो बेसिकली किस पर आधारित होती है, तो ये लिसनिंग पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे सुन रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। तो देखिए, देखने का तो विकल्प दिया नहीं गया है, लेकिन सुनने का विकल्प दिया गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हेन स्टूडेंट्स आर रीडिंग फॉर प्लेजर दे आर इंगेज्ड इन, बच्चे जब अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं तो वह किस प्रकार के पठन का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, सब में रीडिंग की बात की गई है, लेकिन कौन सा रीडिंग है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। तो बच्चा जब प्लेजर के लिए पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ऊपर ऊपर तो पढ़ेगा नहीं, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? जब भी किसी लेख में से जब कोई एक पॉइंट हम लोग ढूंढ रहे होते हैं तो उसे स्कैनिंग कहा जाएगा। तो प्लेजर में स्कैनिंग नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा खुशी के लिए पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहेगा। तीसरा दिया गया इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। गहन देखिए, गहन का मतलब एक तरीके से एक ही लेख को बहुत डीपली पढ़ने की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं है, जब बच्चा प्लेजर के लिए पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई एक नॉवेल होगा तो पूरा बुक वो पढ़ने में उसको प्लेजर आ रहा है, मजा आ रहा है, तो पूरा नॉवेल वो खत्म
खत्म करेगा, यानी व्यापक तौर पर पढ़ रहा होगा, ना कि गहन तरीके से पढ़ रहा होगा। तो व्यापक को अंग्रेजी में इंटेंसिव कहा जाता है। तो इंटेंसिव रीडिंग यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर ऑफन सीन इन। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग प्रायः किस प्रकार के बच्चों में देखा जाता है। देखिए सभी प्रकार के बच्चों की बात की गई है, और किस प्रकार के बच्चों में कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग देखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। कोड का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हिंदी के मैं शब्द बोल रहा हूं आपसे, जैसे जो भी मैं आपको बोल करके बता रहा हूं, जाहिर सी बात है मैं शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूं, और इंग्लिश के भी शब्द हो सकते हैं। तो जब दो लैंग्वेज के शब्दों का एक बार इंग्लिश बोला जाए, फिर हिंदी बोला जाए, और फिर इंग्लिश हिंदी यानी मिक्स कर दिया जाए दोनों को, तो इसे हम लोग कोड स्विचिंग कहते हैं और कोड मिक्सिंग कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सीटेट की लिए तैयारी करा रहा हूं। इफ यू विल गो थ्रू ऑल द वीडियोज ऑफ कैरियर बिट यू विल गेट गुड मार्क्स इन सीटेट दिसंबर 2022। मैंने यहां पर क्या किया, पहले मैंने हिंदी के कोड का प्रयोग किया कि मैं सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, फिर उसके बाद से मैंने स्विच कर दिया इंग्लिश पर कि अगर आप इफ यू विल गो थ्रू ऑल द वीडियोज ऑफ कैरियर बिट यू विल गेट द गुड मार्क्स, यानी कि मैं हिंदी से इंग्लिश पर स्विच कर गया। और फिर मैं अगर मान लीजिए हिंदी पर आ जा रहा हूं कि इसलिए आप सभी वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। तो फिर मैं हिंदी पर आ गया, फिर मैं इंग्लिश पर चला गया। तो देखिए ये क्या है, एक तो मैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पर स्विच कर रहा हूं, फिर उसको मिक्स भी कर रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी बार बार प्रयोग कर रहा हूं। तो इससे ये कैसे पॉसिबल होगा, जब जाहिर सी बात है मुझे हिंदी और इंग्लिश आएगी तभी तो मैं कर पाऊंगा स्विच को। यानी इसके लिए शर्त यह है कि कम से कम 2 लैंग्वेज हमारे पास होनी चाहिए। अब मैं हिंदी इंग्लिश को स्विच करूं, भोजपुरी हिंदी को स्विच करूं, इंग्लिश भोजपुरी को स्विच करूं, यानी कोई भी 2 लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन 2 लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए चौथा दिया गया है डिसकैलकुलिया चिल्ड्रन। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कि जिसमें गणितीय गणना जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। तो डिसकैलकुलिया तक का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिसकैलकुलिया गणित से जुड़ा हुआ है और प्रश्न हमसे भाषा के संदर्भ में पूछा गया है, तो ये उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, डिसलेक्सिक यानी जिन्हें पढ़ने में अक्षमता होती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन। मोनोलिंगुअल का मतलब जिसको एक केवल भाषा आती है। तो क्या एक भाषा के साथ हम लोग कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 2 भाषा की आवश्यकता होगी। तो ये भी विकल्प गलत हो गया, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए बाईलिंगुअल चिल्ड्रन, बाई का मतलब होता है 2 और लिंगुअल का मतलब जो भाषा जानता हो। जाहिर सी बात है जब बच्चा 2 भाषा जानेगा तभी तो उसको मिक्स कर पाएगा या फिर कोड स्विच कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज इज, यानी कि निम्न में से जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है लैंग्वेज का, भाषा का सबसे छोटी इकाई के सेंस में आप समझ लीजिए वो क्या होता है, तो वो फोनीम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।